नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। झारखंड एसीबी की बड़ी कार्रवाई, रांची सिटी डीएसपी का रीडर रिश्वत लेते गिरफ्तार। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की है। रांची एसीबी की टीम ने रांची के सिटी डीएसपी के रीडर सुनील पासवान को 10,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक केस से जुड़े किसी मामले में रीडर ने एक व्यक्ति से रिश्वत मांगी थी, जबकि व्यक्ति रिश्वत देने को तैयार नहीं था। इसके बाद संबंधित व्यक्ति ने इसकी शिकायत एसीबी से की। शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने पूरे मामले का सत्यापन कराया। सत्यापन में रिश्वत मांगे जाने के बाद सही पाए जाने पर एसीबी ने जाल बिछाया और रीडर सुनील पासवान को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। धनबाद में आवारा कुत्तों का आतंक, 7 साल की बच्ची पर किया हमला, गंभीर रूप से घायल, रिम्स रेफर। धनबाद के गोंदुड़िया थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक 7 साल की बच्ची पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। यह घटना भोलेनाथ बसरिया 4 नंबर दुर्गा मंदिर के पास की है। छोटू यादव की बेटी राधिका कुमारी शौच के लिए घर से बाहर निकली थी, तभी 4 से 5 कुत्तों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया। बच्ची के चिल्लाने पर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और उसे कुत्तों से बचाया। हमले में राधिका गंभीर घायल हो गई है। उसे तुरंत SNMMCH धनबाद ले जाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उसे रांची के रिम्स रेफर कर दिया है। पीड़िता के पिता छोटू यादव ने बताया कि क्षेत्र के लगभग 60% घरों में शौचालय नहीं है, जिसके कारण लोग खुले में शौच करने को विवश हैं। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि आवारा कुत्तों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों ने सड़क रोका, चिड़िया सुकरी माइंस के रास्ते गिराए पेड़, पोस्टर लगाकर पुलिस को दी चेतावनी। पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर प्रखंड में नक्सलियों ने एक बार फिर दहशत फैलाने की कोशिश की है। बीती रात अज्ञात नक्सलियों ने चिड़िया सुकरी माइंस जाने वाले कोल बोंगा मार्ग पर 2 बड़े पेड़ काट कर गिरा दिए, जिससे सड़क पूरी तरह अवरुद्ध हो गया। इस घटना की पुष्टि पश्चिमी सिंहभूम के एसपी अमित रेणु ने की है। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। नक्सलियों ने मार्ग को अवरुद्ध करने के बाद सड़क के दोनों किनारों पर अपने संगठन के बैनर और पोस्टर लगाए हैं। इन पोस्टरों में पुलिस और अर्धसैनिक बलों को कड़ी चेतावनी दी गई है। संदेश में लिखा गया कि सादे पोशाक और निहत्थे हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़कर मारना बंद करें, वरना उसका बदला उसी तर्ज पर पुलिस और अर्धसैनिक बल से लिया जाएगा। इस चेतावनी से यह स्पष्ट है कि नक्सली हाल के पुलिस अभियान से नाराज हैं, वहीं वे अपनी सक्रियता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि रात करीब 11 बजे के आसपास जंगल की ओर से चेंसा जैसी आवाजें सुनाई दी थी। लोगों को लगा कि शायद वन विभाग का काम चल रहा होगा, लेकिन सुबह जब वे सड़क की ओर गए तो देखा कि दोनों ओर पेड़ काटकर गिराए गए हैं। रांची की महिलाएं बना रही गोबर के दिए, बनारस से आया 2 लाख दिए का ऑर्डर, दिवाली पर सजाए जाएंगे घाट, 3 से 10 रुपए है कीमत। रांची में बन रहे गोबर के दिए इस बार की दिवाली को खास बनाने वाले हैं। ये दिए कई मायने में अलग हैं। इन दियों से न केवल राजधानी रांची का कोना कोना जगमगाएगा, बल्कि इसकी रोशनी बनारस तक फैलेगी। राजधानी रांची से सटे कांके के सुकुर हुटू, चापूटोला, अरसंडे और धुरवा सीठियों इलाकों में ग्रामीण महिलाएं ऐसे ही गोबर के दियों से उत्तर प्रदेश के बनारस के प्रसिद्ध 80 घाट भी रोशन होंगे। रांची में तैयार हो रहे गोबर के इन दियों की देश भर में मांग बढ़ गई है। केवल सुकुर हटू गौशाला प्लांट में ही हर दिन 7,000 से ज्यादा दिए तैयार किए जा रहे हैं। अब तक लगभग 7 लाख दिए बनाए जा चुके हैं। दीपावली के लिए सुकर हुटू प्लांट को ही 2 से 3 लाख दियों का ऑर्डर मिला है। इन गोबर दियों की मांग अब झारखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश तक जा पहुंची है। बनारस से लगभग 2 लाख दियों का ऑर्डर मिला है। वहीं देश के अन्य हिस्सों से भी लगातार ऑर्डर आ रहे हैं। दियों की कीमत आकार के हिसाब से रखी गई है। छोटे दिए 3 रुपए में, बड़े 10 रुपए में मिल रहे हैं। देवघर में 22 वर्षीय युवक की गला रेतकर हत्या, परिजनों ने महिला समेत 3 संदिग्धों पर जताया शक, काम के बहाने घर बुलाने का आरोप। देवघर के जसड़िया थाना क्षेत्र में एक 22 वर्षीय युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। यह घटना बुधवार देर रात पड़रिया गांव में हुई। गुरुवार सुबह सड़क किनारे युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान चपरिया गांव निवासी रोहित यादव के रूप में की गई है। ग्रामीणों ने शव देखकर तुरंत परिजनों और पुलिस को सूचना दी। जसीडीह थाना प्रभारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए देवघर अस्पताल भेजा है। पुलिस ने घटनास्थल से खून से सना एक चाकू और कुछ अन्य सामान बरामद किए हैं। दुमका में अंडर 19 क्रिकेट टीम में चयन के नाम पर 1 करोड़ की ठगी, बीसीसीआई के लेटर से खुला राज।
भारत में क्रिकेट का चकाचौंध इस कदर बढ़ चुका है कि लाखों माता पिता अपने बच्चों को भारतीय क्रिकेट टीम में खेलते देखना चाहते हैं। इसमें से कुछ शॉर्टकट के भी फेरे में रहते हैं और वैसे पेरेंट्स की मंशा को भांप लेते हैं ठगी करने वाले। कुछ ऐसा ही मामला दुमका में देखने को मिला है, जब एक सरकारी शिक्षक अपने बेटे को भारत के अंडर 19 क्रिकेट टीम में चयन करवाने के लिए 1 करोड़ रुपए गवा दिए। ठगी का शिकार होने के बाद उन्होंने दुमका नगर थाना में FIR दर्ज कराई है। दरअसल एक सरकारी शिक्षक के बेटे को भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम में चयन कराने और कोचिंग दिलाने के नाम पर एक युवक ने नकद और ऑनलाइन के जरिए 1 करोड़ रुपए ठग लिए। बुधवार की देर शाम नगर थाना क्षेत्र के शिवपहाड़ इलाके के निवासी शिक्षक बुलबुल कुमार ने शहर के ही बख्शी बांध मोहल्ले के किसले पल्लव के खिलाफ नगर थाना में केस दर्ज कराया है। थाने में दिए गए आवेदन में बुलबुल कुमार ने बताया कि उनका पुत्र आशुतोष आनंद दुमका जिले के अंडर 14 टीम में खेलता था। इसी बीच दुमका के एक खेल संगठन से जुड़े किसले पल्लव ने उसके बेटे को भारतीय अंडर 19 टीम और रणजी ट्रॉफी में चयन कराने और कोचिंग दिलाने के नाम पर 4 साल तक किश्तों में 50 लाख रुपए ऑनलाइन और 50 लाख रुपए नकद ठग लिए हैं। आवेदन में यह भी बताया गया कि किसले पल्लव ने आशुतोष आनंद को एक पत्र भी दिया था, जिसमें BCCI का लोगो और मीडिया एडवाइजरी दी हुई थी। किसले ने उन्हें बताया कि आपके पुत्र का चयन हो चुका है, जिसका BCCI के संयुक्त सचिव देवोजीत साहा ने लेटर निर्गत किया है। जब शिक्षक ने लेटर का पता लगाया तो पता चला कि वह नकली है। पुत्र का नाम ही सिलेक्शन टीम में नहीं है। झारखंड में 5 दिन रहेगा शुष्क मौसम। रांची समेत कई जिलों में आंशिक बादल, तापमान में नहीं होगा बड़ा बदलाव। झारखंड में मौसम अगले 5 दिनों तक लगभग शुष्क बना रहेगा। मौसम केंद्र रांची के अनुसार 19 अक्टूबर तक राज्य के दक्षिणी और मध्य हिस्सों में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं, जबकि उत्तरी झारखंड में आसमान साफ रहेगा। इस दौरान किसी भी जिले के लिए कोई विशेष वेदर वार्निंग जारी नहीं की गई है। विभाग के मुताबिक इन 5 दिनों में अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। रांची और आसपास के इलाकों में अधिकतम तापमान 29 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने बताया कि 17 अक्टूबर तक पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां तथा मध्य झारखंड के रांची, बोकारो, खुंटी, हजारीबाग, गुमला, रामगढ़, लोहरदगा, कोडरमा, चतरा और धनबाद के कुछ इलाकों में आंशिक बादल रहेंगे। हालांकि इन जिलों में भी बारिश की कोई संभावना नहीं है। उत्तरी झारखंड के पलामू, गढ़वा, लातेहार, दुमका, जमताड़ा, पाकुड़ और साहेबगंज में मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा। मौसम केंद्र द्वारा जारी आउटलुक के मुताबिक 20 और 21 अक्टूबर को पूरे राज्य में आसमान साफ रहेगा और मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहेगा। इस दौरान दिन में हल्की धूप और रात में ठंडी हवाओं के कारण मौसम सुहावना रहेगा। लोगों को सुबह और शाम के समय हल्की ठंड का एहसास हो सकता है। यह मौसम दिवाली पूर्व ठंड की शुरुआत का संकेत माना जा रहा है। सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत। मिनी हाईवा की टक्कर से हुआ हादसा, आक्रोशितों ने किया मुख्य सड़क जाम। साहिबगंज जिले के मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र के गांधीनगर मुर्दारी रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। मिनी हाईवा की चपेट में आने से अजीज अंसारी नामक युवक की मौके पर मौत हो गई है। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने मिर्जा चौकी बुआरी जोर मुख्य सड़क को जाम कर दिया और मृतक को न्याय दिलाने की मांग की है। घटना उस वक्त घटी जब मिनी हाईवा कीर्तनिया गिट्टी मंडी की ओर जा रहा था। रास्ते में निमगाक्षी चौक के पीछे साइकिल सवार अजीज अंसारी को वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद ड्राइवर के भागने की कोशिश में हाईवा बिजली के पोल से जा टकराया, लेकिन मौका पाकर वह फरार हो गया। इधर सूचना मिलते ही मिर्जा चौकी थाना प्रभारी रुपेश कुमार यादव, SI महेंद्र सिंह और SI विक्रम कुमार बावरी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और उग्र भीड़ को शांत करने की अपील की है। मृतक की पत्नी जुबेदा खातून ने बताया कि अजीज अंसारी 3 बच्चों के पिता थे। वह ट्रकों में ग्रेसिंग का काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। वहीं फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसे के बाद फरार चालक की तलाश जारी है। सीता सोरेन ने झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठाए सवाल। मंत्री इरफान अंसारी को बताया मानसिक रोगी। भाजपा नेता सीता सोरेन ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर तीखा हमला बोला है। कहा कि स्वास्थ्य मंत्री की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उन्हें अपना इलाज कराना चाहिए, तभी वे स्वास्थ्य विभाग संभाल पाएंगे। गौरतलब है कि दुर्गा सोरेन सेना के स्थापना दिवस के अवसर पर सीता सोरेन अपनी दोनों बेटियों के साथ धनबाद के श्यामडीह पहुंची थी। समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने दिवंगत शिबू सोरेन और दुर्गा सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सीता सोरेन ने झारखंड सरकार और प्रशासन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वह अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, वह मानसिक रोगी हैं। स्वास्थ्य विभाग संभालने से पहले उन्हें अपना इलाज करवाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। संथाल परगना के अधिकांश मरीज अब राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा नहीं कर रहे हैं और इलाज के लिए पश्चिम बंगाल का रुख कर रहे हैं।
झारखंड हाईकोर्ट में उपस्थित हुए जेपीएससी सचिव। झारखंड हाईकोर्ट ने मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर स्वतः संज्ञान लेकर दर्ज जनहित याचिका को निष्पादित कर दिया है। गुरुवार के सुनवाई के दौरान अदालत के पूर्व आदेश के आलोक में झारखंड लोक सेवा आयोग के सचिव अदालत में सशरीर उपस्थित हुए। जेपीएससी सचिव ने कोर्ट को बताया कि फूड सेफ्टी अफसरों को नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद कोर्ट ने उक्त याचिका निष्पादित करते हुए जेपीएससी को यह आदेश दिया कि फूड सेफ्टी विभाग में अधिकारियों की नियुक्ति जल्द की जाए। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई की गई। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता कोर्ट में उपस्थित हुए। पारा शिक्षक को अपराधियों ने मारी गोली, गंभीर हालत में रांची रेफर, अपोलो में चल रहा इलाज। पलामू जिला के छतरपुर थाना क्षेत्र के नौडीहा गांव में बुधवार की रात 8 बजे अज्ञात लोगों के द्वारा नौडीहा निवासी पारा शिक्षक मोहम्मद जमालुद्दीन अंसारी को गोली मार दी गई है, जिससे वे गंभीर घायल हो गए हैं। परिजनों ने तत्काल घायल जमालुद्दीन अंसारी को अनुमंडलीय अस्पताल छतरपुर लाया है, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद बेहतर इलाज के लिए रात्रि में एमएमसीएच मेदिनीनगर रेफर कर दिया। हालांकि वहां भी स्थिति गंभीर बनी हुई थी, जिसके बाद उन्हें रांची रेफर कर दिया गया है। रांची के अपोलो में उनका इलाज किया जा रहा है। अपराधियों ने जमालुद्दीन को दाहिने बाह के पास सीने में 2 गोली मारी है। गोली शरीर में ही फंसी है, जिससे उनकी हालत गंभीर है। जमालुद्दीन के द्वारा पुलिस को बताया गया कि उसकी गांव में जमीन को लेकर विवाद चल रहा है और उसी विवाद को लेकर दूसरे पक्ष के लोगों के द्वारा उन्हें गोली मारी गई है। पुलिस को सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर जाकर अपराधियों को पकड़ लिया गया है और देर रात 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। घायल जमालुद्दीन अंसारी की बेटी शबनम परवीन ने बताया कि वह घर के बाहर खड़ी होकर चाय पी रही थी। इसी दौरान उसे गोली चलने की आवाज़ सुनाई पड़ी और उसके पिता चिल्लाने लगे कि उन्हें गोली मार दी गई है, जिसके बाद वह भी शोर मचाते हुए घर वालों को बुलाया और घायल पिता को गांव वालों की मदद से टेम्पो से छतरपुर स्थित अनुमंडलीय अस्पताल ले गई। मतदाताओं को डराने, धमकाने या रिश्वत देने वालों पर होगी कार्रवाई, करे शिकायत। पूर्वी सिंहभूम जिले के आम नागरिकों एवं घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से जिला निर्वाचन पदाधिकारी कर्ण सत्यार्थी ने अपील की है कि किसी भी प्रकार के प्रलोभन में नहीं आकर भयमुक्त वातावरण में मतदान करें। कोई भी व्यक्ति रिश्वत देकर या डरा धमकाकर मतदान करने को कहता है तो इसकी जानकारी जिला नियंत्रण कक्ष को जरूर दें। इसको लेकर 0667 244 0111 0657 222 1717 वहीं 0657-222-1718 नंबरों पर शिकायत की जा सकती है। डीसी ने बताया कि डरा धमका या रिश्वत देकर किसी को मतदान के लिए तैयार करना दंडनीय अपराध है। आरोपी को 1 साल तक की सजा या जुर्माने या दोनों हो सकती है। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मतदान के लिए उड़न दस्तों का गठन किया गया है। ये टीमें रिश्वत देने या लेने वालों तथा मतदाताओं को डराने या धमकाने में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करेगी। रांची समेत 4 जिलों में नक्सली हिंसा पीड़ितों के आश्रितों को मिलेगा मुआवजा, आदेश जारी। झारखंड में नक्सली हिंसा के शिकार हुए लोगों के आश्रितों को मुआवजा दिया जाएगा। राज्य के गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। जिन 4 जिलों के पीड़ितों के आश्रितों को मुआवजा मिलेगा उनमें लातेहार, रांची, गिरिडीह और गुमला शामिल है। विभाग ने संबंधित जिलों के डीसी को मुआवजे की राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से करने का निर्देश दिया है। लातेहार वर्ष 2004 में नक्सली हिंसा में मारे गए दिलीप प्रसाद के बेटे सुमित कुमार को 50,000 का मुआवजा मिलेगा। रांची साल 2007 में नक्सली हिंसा का शिकार हुए महिपाल साहू की मां तीर्थमुनि देवी को 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं गिरिडीह वर्ष 2018 में नक्सली हिंसा में मारे गए सेवा महतो की पत्नी सुमरी देवी को 1 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। गुमला साल 2007 में नक्सली हिंसा में मारे गए अशोक सिंह की पत्नी लक्ष्मी देवी को भी 1 लाख रुपए का मुआवजा प्रदान किया जाएगा। रांची में साउथ एशियन गेम्स का आयोजन 24 से 26 अक्टूबर तक मोहराबादी स्टेडियम में जुटेंगे 6 देशों के खिलाड़ी। रांची एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय खेलों का गवाह बनने जा रहा है। 24 से 26 अक्टूबर तक मोहराबादी एथलेटिक स्टेडियम में साउथ एशियन गेम्स का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में भारत समेत 6 देशों के करीब 300 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और 150 तकनीकी अधिकारी हिस्सा लेंगे। राजधानी में होने वाला यह आयोजन झारखंड के खेल प्रेमियों के लिए दीपावली से पहले एक खास तोहफा साबित होगा। खेल विभाग की ओर से तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं ताकि प्रतियोगिता का संचालन सुचारू और भव्य तरीके से किया जा सके। 17 अक्टूबर को राज्य के खेल मंत्री द्वारा कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ और मैस्कॉट का अनावरण किया जाएगा। खिलाड़ियों के स्वागत के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। झारखंड ओलंपिक संघ के महासचिव एवं भारतीय ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष मधुकांत पाठक ने बताया कि यह इंटरनेशनल इवेंट झारखंड के लिए गर्व का अवसर है। 70 स्थानों पर होगी काली पूजा, पंडालों के पास साफ सफाई व लाइट की होगी विशेष व्यवस्था।
राजधानी में इस बार करीब 70 स्थानों पर काली पूजा होगी। 1 दर्जन पूजा समितियां बड़े पंडाल का निर्माण करा रही हैं। इसे देखते हुए इस बार नगर निगम की ओर से सफाई की विशेष व्यवस्था की जा रही है। निगम प्रशासक सुशांत गौरव ने निगम के सभी पदाधिकारियों, जोनल सुपरवाइजरों और वार्ड सुपरवाइजरों को विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह दुर्गा पूजा के दौरान निगम ने पूरी ताकत लगाकर शहर को साफ किया और पंडालों के पास स्वच्छता बनी रही, उसी तरह दीपावली से पहले शहर को साफ करें और पूजा पंडालों के पास सफाई कराएं। पंडाल और पहुंच पथ की सफाई के साथ लाइट की मरम्मत कराने के लिए कहा गया है, ताकि पूजा देखने निकले श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। प्रशासक के निर्देश के बाद निगम की टीम ने कॉस्मस यूथ क्लब, श्री श्री काली पूजा समिति, तूफान क्लब, अग्रदूत क्लब, कांके रोड काली पूजा समिति, अमर ज्योति समिति, डोरंडा काली पूजा समिति सहित अन्य पूजा समितियों से संपर्क स्थापित करके समस्याओं की जानकारी ली है। टिकट मिलते ही शहीद निर्मल महतो के समाधि स्थल पहुंचे सोमेश सोरेन। बोले, चुनाव हम नहीं, घाटशिला की जनता लड़ रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के लिए सोमेश सोरेन को अपना आधिकारिक प्रत्याशी घोषित कर दिया है। टिकट की घोषणा के साथ ही पूरे क्षेत्र में कार्यकर्ताओं ने उत्साह और चुनावी जोश का माहौल देखने को मिल रहा है। टिकट मिलने के तुरंत बाद सोमेश सोरेन ने शहीद निर्मल महतो के समाधि स्थल पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की और आशीर्वाद लिया। इस मौके पर झामुमो विधायक सविता महतो, वरिष्ठ नेता मोहन करमरकर, राजू गिरी, पूर्व सांसद सुमन महतो, प्रमोद लाल समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। समाधि स्थल से संबोधित करते हुए सोमेश सोरेन ने कहा, यह चुनाव मैं नहीं, घाटशिला की जनता लड़ रही है। यह टिकट मेरे लिए जनता और पार्टी दोनों के विश्वास का प्रतीक है। मैं अपने पिता स्वर्गीय रामदास सोरेन के अधूरे कार्यों को पूरा करूंगा और क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रयासरत रहूंगा। चतरा में बंद मकान से लाखों की चोरी, 3 महीने से घर में नहीं था कोई। सफाई कर्मी के पहुंचने पर हुआ खुलासा, पुलिस जांच में जुटी। चतरा के सदर थाना क्षेत्र के अव्वल मोहल्ला में एक बंद मकान में लाखों रुपए की चोरी हो गई है। जिस मकान में चोरी हुई वह उदय शर्मा नाम के व्यक्ति का घर है। चोरी का खुलासा तब हुआ जब गुरुवार सुबह सफाई करने पहुंचे एक व्यक्ति ने घर के ताले टूटे पाए। मकान मालिक उदय शर्मा ने अपने घर की साफ सफाई के लिए संजय यादव को बुलाया था। जब उन संजय यादव गुरुवार सुबह मकान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि किसी भी दरवाजे में ताले नहीं लगे हुए हैं, सबके ताले टूटे हुए थे। अंदर जाने पर उन्होंने पाया कि अलमारी, बक्से और पलंग का सारा सामान बिखरा पड़ा था। जेवरों के डिब्बे और पैकेट खाली थे। संजय यादव के अनुसार चोरों ने लाखों रुपए के गहने और नकदी चुराए हैं। मकान मालिक उदय शर्मा पिछले 3 महीने से घर से बाहर थे, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। संजय यादव ने तत्काल इसकी सूचना उदय शर्मा को दी है। घटना की सूचना पुलिस को भी दे दी गई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है और चोरों की तलाश में जुट गई है। रिम्स में 2 साल में 942 लोगों को लगा येलो फीवर का टीका। रिम्स में येलो फीवर वैक्सीनेशन की सुविधा शुरू होने के बाद से अब तक 942 लोगों को यह वैक्सीन लगाई जा चुकी है। यह टीका मुख्य रूप से उन यात्रियों के लिए अनिवार्य है जो अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका जैसे देशों की यात्रा करते हैं। इन देशों में येलो फीवर को लेकर सख्त नियम है और वहां जाने वाले यात्रियों के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य होता है। रिम्स की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2023 से जुलाई 2025 तक कुल 942 लोगों को येलो फीवर वैक्सीनेशन के बाद सर्टिफिकेट जारी किया गया है। रिम्स के येलो फीवर वैक्सीनेशन सेंटर के नोडल अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश कुमार ने बताया कि वैक्सीन लगवाने वाले अधिकतर लोग विदेश जाने वाले यात्री हैं। यह वैक्सीन न केवल व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए जरूरी है बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों का भी हिस्सा है। रिम्स में मेडिसिन विभाग अध्यक्ष डॉक्टर बी कुमार के अनुसार येलो फीवर एक वायरल बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है। इसके लक्षण में तेज बुखार, सिर दर्द, पीलिया, मांसपेशियों में दर्द और उल्टी शामिल हो सकती है। गंभीर मामलों में यह जानलेवा भी साबित हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि समय पर वैक्सीनेशन से इस बीमारी से बचाव संभव है और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के दौरान किसी प्रकार की बाधा भी नहीं आती है। त्योहारों को लेकर तैयारी पूरी, लोड शेडिंग या मेजर फॉल्ट को छोड़ रहेगा जीरो पावर कट। दीपावली एवं छठ को लेकर जेबीवीएनएल ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। बिजली आपूर्ति में सबसे बड़ी बाधा भारी बारिश और थंडरिंग उत्पन्न करती है। चूंकि दोनों ही त्यौहार में मौसम सामान्य रहेगा, इसलिए इन दोनों त्योहारों में लोड शेडिंग और मेजर फॉल्ट को छोड़कर पावर कट की संभावना नहीं है। इधर रांची के तीनों ग्रिड को पर्याप्त बिजली मिल रही है। दीपावली में बिजली की अतिरिक्त खपत रांची में 15 से 20 मेगावाट तक बढ़ जाती है। हालांकि इसके लिए अतिरिक्त बिजली खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। दीपावली के दिन औद्योगिक इकाइयां बंद रहती हैं, इसलिए इसकी नौबत नहीं आती है। दीपावली एवं छठ को देखते हुए दुर्गा पूजा की तरह ही शिकायत एवं सूचना के लिए नियंत्रण कक्ष कार्यरत रहेगा। आम उपभोक्ता 065124900014 एवं 943111356829
नंबर पर बिजली से संबंधित सूचना दे सकते हैं। दीपावली एवं छठ को लेकर स्टोर रूम के साथ साथ सभी सब स्टेशन एवं डिवीजनों में बिजली आपूर्ति से संबंधित ऑपरेशन और मेंटेनेंस के पर्याप्त सामान उपलब्ध हैं। इसलिए विपरीत परिस्थिति या मेजर फॉल्ट की स्थिति में भी तुरंत सप्लाई रिकवर की जा सकेगी। पर्व त्योहारों में सभी सब स्टेशन एवं डिवीजनों में पर्याप्त संख्या में मैन पावर भी तैनात रहेंगे। जेएसएससी सीजीएल कथित पेपर लीक मामला, सरकार ने कोर्ट में कहा नहीं मिला लीक का कोई प्रमाण। झारखंड हाईकोर्ट में जेएसएससी सीजीएल 2023 परीक्षा में कथित पेपर लीक की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई की गई। जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखा गया। अब याचिकाकर्ताओं की ओर से दलीलें 29 अक्टूबर को पेश की जाएंगी। अदालत ने फिलहाल परीक्षा परिणाम के प्रकाशन पर रोक को बरकरार रखा है। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि अब तक की जांच में पेपर लीक के कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिले हैं। कोर्ट के निर्देश पर संतोष मस्ताना से दोबारा पूछताछ की गई है, जिसमें उन्होंने बताया कि एक बैंक कर्मी युवती से बातचीत के दौरान उन्हें लगा कि पेपर लीक हुआ है, क्योंकि कुछ प्रश्न पहले भी परीक्षाओं में आ चुके थे, लेकिन बाद में यह स्पष्ट हुआ कि वह केवल गैस पेपर था, न कि असली प्रश्न पत्र। सरकार की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि अगर पेपर लीक हुआ होता तो लीक की सूचना मिलने वाले जिलों में सर्वाधिक अभ्यर्थी सफल होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। उदाहरण स्वरूप धनबाद में अपेक्षाकृत कम अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जबकि वहीं से लीक की खबर सामने आई थी। सरकार ने कोचिंग संस्थानों पर झूठी अफवाहें फैलाने का आरोप लगाया। वहीं दूसरी ओर चयनित अभ्यर्थियों ने परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग की है, लेकिन समयाभाव के चलते अदालत ने इस पर अगली सुनवाई की तिथि तय करते हुए फिलहाल रोक को जारी रखा है। दुमका में अवैध पटाखा कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई, लाखों रुपए के पटाखे जब्त, कई दुकानें सील। झारखंड की उपराजधानी दुमका में नियमों को ताक पर रखकर अवैध रूप से पटाखा का कारोबार कर रहे दुकानदारों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में लाखों रुपए के पटाखे जब्त किए गए हैं। कई दुकानों और गोदामों को भी सील कर दिया गया है। दिवाली को लेकर भारी मात्रा में पटाखे स्टॉक किए गए थे। प्रशासन के इस कार्रवाई से पटाखा के अवैध कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। दुमका में बुधवार की देर शाम एसडीएम कौशल कुमार के नेतृत्व में अवैध रूप से पटाखों का कारोबार कर रहे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसमें एसडीपीओ विजय कुमार महतो, सीओ अमन कुमार समेत भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे। यह छापेमारी टीम पहले शहर के सनसाइन गली में पहुंची और वहां कई दुकान में दबिश दी, जहां भारी मात्रा में पटाखे रखे गए थे। पटाखों का यह कारोबार खिलौने दुकान की आड़ में संचालित हो रहा था, जिसके बाद एसडीएम कौशल कुमार के निर्देश पर इन दुकानों को सील कर दिया गया है। बाद में प्रशासन की टीम धर्मशाला रोड पहुंची, जहां पटाखों के एक दुकान का शटर गिरा था। अचानक एसडीएम और अन्य अधिकारी पहुंचे और जब उस दुकान का शटर उठाया गया तो भारी मात्रा में पटाखे बरामद किए गए हैं। साथ ही दुकान के ऊपर ही एक गोदाम बनाया गया था, जिसमें अवैध रूप से पटाखे स्टॉक किए गए थे। इसे भी सील कर दिया गया है। इन सभी दुकानदारों से जब लाइसेंस की मांग की गई तो उन्होंने कहा कि इसके लिए लाइसेंस तो बनाया ही नहीं है। हटिया से सूरत, जयपुर के लिए अमृत भारत और बेंगलुरु, पुणे के लिए वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की मांग। दक्षिण पूर्व रेलवे की जोनल रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति की बैठक बुधवार को कोलकाता में हुई, जिसकी अध्यक्षता महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा ने की है। बैठक में सदस्य अरुण जोशी ने यात्री सुविधाओं और नई ट्रेनों के संचालन से जुड़े कई अहम मुद्दे उठाए हैं। जोशी ने कहा, रांची और हटिया क्षेत्र से देश के प्रमुख शहरों तक कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना जरूरी है। उन्होंने हटिया से सूरत, अहमदाबाद, कोयम्बटूर, एर्नाकुलम, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, दिल्ली और सिकंदराबाद के लिए अमृत भारत ट्रेन शुरू करने की मांग की है। साथ ही हटिया से बेंगलुरु, पुणे और रायपुर के लिए वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के संचालन का सुझाव दिया है। इसके अलावा उन्होंने बड़बिल से रांची के लिए फास्ट मेमो ट्रेन शुरू करने और रांची व हटिया रेलवे स्टेशनों पर सीढ़ियों की जगह रैंप बनाए जाने की आवश्यकता बताई है, ताकि वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग यात्रियों को सुविधा हो। उन्होंने आग्रह किया कि इन प्रस्तावों को दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा शीघ्र रेलवे बोर्ड को भेजा जाएगा। हजारीबाग फॉरेस्ट लैंड स्कैम, पंचायती राज विभाग के उपनिर्देशक व पूर्व सीईओ गिरफ्तार, विनय सिंह की पत्नी से भी पूछताछ की तैयारी। झारखंड के बहुचर्चित वन भूमि घोटाले में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पंचायती राज विभाग के उपनिर्देशक और हजारीबाग के तत्कालीन अंचल अधिकारी सीईओ शैलेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान गैर मजरूवा किस्म की जंगल झाड़ी भूमि की अवैध जमाबंदी को मंजूरी दी थी। एसीबी ने शैलेश कुमार को पूछताछ के लिए तलब किया था। लंबी पूछताछ और दस्तावेजी साक्ष्य मिलने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें
कोर्ट में पेश किया गया, जहां अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय आशा देवी भट्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में हजारीबाग जेल भेजने का आदेश दिया है। पूछताछ के दौरान शैलेश कुमार ने अपनी भूमिका से इंकार किया, लेकिन एसीबी को यह प्रमाण मिले हैं कि उन्होंने कुछ मामलों में म्यूटेशन अस्वीकृत किया है, जबकि समान प्रकृति की अन्य भूमि पर स्वीकृति दे दी थी। इसी विसंगति के आधार पर एसीबी ने उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई की है। इस घोटाले में एक अन्य आरोपी विनय सिंह पहले से ही जेल में है। अब एसीबी उसकी पत्नी से भी पूछताछ करने जा रही है, क्योंकि कथित रूप से विवादित जमीन की जमाबंदी उनके नाम पर की गई थी। पहले भी उन्हें पूछताछ के लिए नोटिस भेजा गया था, लेकिन वे एसीबी दफ्तर में उपस्थित नहीं हुई। अब दूसरा नोटिस भेजने की तैयारी चल रही है। छठ से पहले धनबाद से बिहार जाने वाली ट्रेनें फुल, सड़क मार्ग का विकल्प, रोड रूट तय करने में सावधानी बरतनी जरूरी। छठ महापर्व नहाय खाए के साथ 25 अक्टूबर को शुरू हो रहा है। 26 अक्टूबर को खरना के बाद 27 को पहला और 28 अक्टूबर को दूसरा अर्घ्य है। धनबाद से बड़ी संख्या में लोग छठ करने पूरे परिवार के साथ बिहार जाते हैं। उन्होंने 60 दिन पहले से ही कई ट्रेनों में आरक्षण कर रखा है। 21 से 24 अक्टूबर तक गंगा दामोदर, वनांचल, मौर्य, रांची, गोड्डा सहित बिहार जाने वाली ट्रेनों के सभी श्रेणी में सीटें फुल हो चुकी हैं। सिर्फ धनबाद, पटना और पाटलिपुत्र एक्सप्रेस में 21 अक्टूबर को स्लीपर में आरएसी और 3 एसी और 2 एसी में करीब 20 सीटें उपलब्ध हैं। वहीं मौर्या में 21 से 24 अक्टूबर तक सभी श्रेणी में 9 रूम हो चुका है। ऐसे में जिन्हें ट्रेनों में आरक्षण नहीं मिला, उनके पास बिहार जाने के लिए एकमात्र विकल्प सड़क मार्ग बचा है। सड़क मार्ग से पटना जाने वालों के लिए गिरिडीह, जमुई, शेखपुरा होकर जाना भी आसान रहेगा। इस मार्ग पर सड़क ठीक है और गिरिडीह बाजार को छोड़कर ट्रैफिक भी कहीं अधिक नहीं मिलेगा। वहीं आरा की तरफ जाने वालों के लिए जीटी रोड से औरंगाबाद से जाने में आसानी होगी। पटना जिले के आरा से सटे इलाकों में जाने वालों के लिए भी औरंगाबाद होकर जाना बेहतर रहेगा। पुलिस सुस्त, सीआईएसएफ चुस्त, 190 टन अवैध कोयला बरामद। सीआईएसएफ ने कोयला चोरी के खिलाफ अभियान चलाते हुए 2 दिनों के भीतर धनबाद के अलग अलग क्षेत्रों में छापेमारी कर करीब 190 टन अवैध कोयला जब्त किया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि धनबाद में किस कदर कोयले की लूट मची है। धनबाद में इन दिनों कोयले का अवैध कारोबार खूब फल फूल रहा है। कोयले के अवैध धंधेबाज धनबाद पुलिस की नाक के नीचे से कोयला घपला कर रहे हैं। आलम यह है कि धनबाद के अलग अलग क्षेत्रों से रोजाना हजारों टन कोयले की तस्करी की जा रही है, जबकि धनबाद पुलिस इस मामले में हाथ पर हाथ धरी बैठी है। वहीं इसी बीच सीआईएसएफ जवानों ने इस अवैध धंधेबाजों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दिया है। सीआईएसएफ ने 2 दिनों के भीतर धनबाद के केंदुआड़िया थाना क्षेत्र और तेतुलमारी थाना क्षेत्र में छापेमारी में करीब 190 टन अवैध कोयला जब्त किया है। केंदुआड़िया थाना अंतर्गत कुसुंडा क्षेत्र के गोधर काली बस्ती में सीआईएसएफ ने छापेमारी कर करीब 125 टन अवैध रूप से जमा किया गया कोयला जब्त किया है। इसकी कीमत करीब 3 लाख रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।